अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किंगडम सऊदी अरेबिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वीज़ा स्टैंपिंग और प्रोसेसिंग के हवाले से। यानी अगर आपके पास सऊदीया का वर्क परमिट या ऑफर लेटर मौजूद है और अगर अब आप ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में किस प्रोसेस के थ्रू आपने गुजरना है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इस सारे प्रोसेस को मैंने डिवाइड किया है 11 पॉइंट्स पे। अगर इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो यकीनन पाकिस्तान में वीज़ा स्टैंपिंग और प्रोसेस आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। सबसे पहले हमारे पास है पासपोर्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि मुल्क से बाहर जाने के लिए आपको सबसे पहले पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो इस सारे प्रोसेस में हमारा पहला पॉइंट है पासपोर्ट। पाकिस्तान में आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना ज़रूरी है। पासपोर्ट की फीस भी मैं आपको बता दूं कि 3,000 से लेके 15,000 तक डिफरेंट जो है वो फीस स्ट्रक्चर है। डिफरेंट ऑफिस के फीस स्ट्रक्चर डिफरेंट है, डिपेंड करता है कि आपको कितनी जल्दी जो है वो पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले आपके पास आ गया पासपोर्ट। सेकंड नंबर पे आपके पास डिग्रीज होना जरूरी है। मैट्रिक से लेके बैचलर्स या मास्टर्स, जहां तक भी आपकी हायर एजुकेशन है वहां तक कि आपके पास डिग्रीज यानी सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स होना जरूरी है। डिग्रीज के बाद आपने एक और चीज का इसमें गौर रखना है। वो ये है कि कंट्रोलर साइन एंड स्टैम्प। जितनी भी आपके पास डिग्रीज हैं 10 से लेके हायर एजुकेशन तक, उनकी डिग्रीज पे सर्टिफिकेट्स पे कंट्रोलर के साइन स्टैम्प लाजमी होने चाहिए। क्योंकि सऊदी एम्बेसी विदाउट दी साइन एंड स्टैम्प डिग्री एक्सेप्ट नहीं करता, डिग्री रिजेक्ट कर देता है। तो सबसे पहले हमारे पास है पासपोर्ट और उसके बाद डिग्रीज। डिग्रीज में आपने देखना है कि कंट्रोलर के साइन स्टैम्प लाजमी होने चाहिए। जब आपके पास डिग्रीज भी आ जाएं तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपनी हायर एजुकेशन की डिग्रीज को अरेबिक में ट्रांसलेट करवाना है। अब अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री भी है और मास्टर्स की डिग्री भी है तो दोनों डिग्रीज जो हैं वो दोनों आपकी अरेबिक में ट्रांसलेट होंगी। तो अरेबिक की ट्रांसलेशन की फ़ी भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसी तरह इसके भी डिफरेंट एजेंट्स जो हैं वो डिफरेंट फ़ी स्ट्रक्चर उन्होंने रखा हुआ है। 1,000 से लेके 2,000 तक पर सर्टिफिकेट वो आपको ट्रांसलेट करके देते हैं। यानी कि बैचलर्स की भी आपने अरेबिक ट्रांसलेशन करवा ली और मास्टर्स की भी आपने अरेबिक ट्रांसलेशंस करवा ली। 2 सर्टिफिकेट आपको बनवाने पड़ेंगे। जी, तो तीसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास है अटेस्टेशन। सबसे पहले आपको चाहिए है आईबीसीसी के अटेस्टेशन। आईबीसीसी के अटेस्टेशन जो है वो सिर्फ मैट्रिक और इंटर की जो डिग्रीज हैं वो आईबीसीसी से अटेस्ट होती हैं। आईबीसीसी की अटेस्टेशन का क्या प्रोसीजर है, कितनी इसकी फीस है, अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं, इस पे मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको दूंगा। तो वो भी आपके लिए इजी हो जाएगा। इस वीडियो में आपको मुख्तसर बता देता हूँ कि मैट्रिक और इंटर की जो डिग्रीज हैं वो आईबीसीसी से टेस्ट होंगी। अब फेडरल बोर्ड का जो फीस स्ट्रक्चर है और अपॉइंटमेंट का जो तरीका है वो डिफरेंट है। रावलपिंडी बोर्ड या दीगर जो पंजाब के लाहौर बोर्ड है या दीगर जो बोर्ड्स हैं उनका फीस स्ट्रक्चर और अपॉइंटमेंट का तरीका जो है वो डिफरेंट है। फेडरल बोर्ड में मैट्रिक और इंटर की अगर आप डिग्री अपनी टेस्ट कराते हैं आईबीसीसी से फेडरल बोर्ड की तो 3,000 उसकी कॉस्ट आ जाती है। और अगर आपके पास रावलपिंडी की डिग्री है 10th की और रावलपिंडी की ही डिग्री आप रखते हैं इंटर की, तो उसकी कॉस्ट आ सकती है तकरीबन 8,000। सो इसी तरह डिफरेंट बोर्ड्स का जो है वो फीस स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है। तो आप आईबीसीसी की अटेस्टेशन करवा चुके हैं, आपकी मैट्रिक और इंटर की डिग्रीज जो है वो आईबीसीसी से अटेस्ट हो चुकी हैं। सो अब आपने लेनी है एचईसी की अपॉइंटमेंट। एचईसी की अपॉइंटमेंट आप तभी ले सकते हैं जब आपकी मैट्रिक और इंटर की डिग्रीज आईबीसीसी से अटेस्ट हो चुकी हों। आईबीसीसी से अटेस्टेशन होने के बाद ही आपको एचईसी की अपॉइंटमेंट मिलेगी। और एचईसी पे आपकी सिर्फ वो डिग्रीज अटेस्ट होती हैं जो हायर एजुकेशन की होती हैं। यानी बैचलर और ऑनवर्ड जितनी भी डिग्रीज हैं वो आपने एचईसी से जो है वो अटेस्ट करवानी है। एचईसी पे अपॉइंटमेंट लेने का क्या तरीका है, इस पे मैं एक अलग सी वीडियो बना के आपको दूंगा कि इस पे अटेस्टेशन आप कैसे करवाते हैं, अपॉइंटमेंट इसकी कैसे लेते हैं, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। फीस स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि पर सर्टिफिकेट अर्जेंट अगर आप कराएं तो 3,000, नॉर्मल अगर आप कराएं तो 1,000। अर्जेंट अगर आप कराते हैं तो एक हफ्ते में, डिपेंड करता है कि स्कूटनिंग आपको कितने दिनों में या कितने वीक्स में मिले। उसके बाद अपॉइंटमेंट मिलने पर आपकी विद इन अ डे आपकी जो है वो अटेस्टेशन हो जाती है। और अगर आप नॉर्मल पे कराते हैं तो वो जो है 1 मंथ का टाइम उस पे होता है। सो आईबीसीसी के बाद आपने अपॉइंटमेंट ली एचईसी की और एचईसीसी से आपने अपनी हायर एजुकेशन की जो डिग्रीज हैं बैचलर ऑनवर्ड जो है वो आपने अटेस्ट करवा ली। अब आपने क्या करना है, अब आपने अटेस्टेशन करवानी है मोफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। अब आपकी तमाम डिग्री सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मोफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट होंगे।
एमओएच से भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन की अटेस्टेशन होती है सिर्फ उन डॉक्यूमेंट्स की जो मेडिकल से रेलेवेंट होते हैं। मेडिकल के डॉक्यूमेंट सिर्फ एमओएच से होंगे, बाकी दीगर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे मोफा से अटेस्ट होंगे। और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके मोफा टेस्ट होंगे? डिग्रीज जो आपकी आईबीसीसी और एचईसीसी से टेस्ट हो चुकी हैं, वो डिग्रीज आपकी जो है वो मोफा से टेस्ट होंगी। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लेटर। कॉन्ट्रैक्ट लेटर जो आप कंपनी, ज़्यादा कंपनीज जो है वो आपको ईमेल ही करती हैं, उस ईमेल का प्रिंट आप लेकर आएंगे। वो ईमेल का जो लेटर आपको वसूल हुआ होगा, वो लेटर आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर जो है वो मोफा से अटेस्ट होगा। उसके बाद आपको चाहिए है एनओसी। अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट के लिए एनओसी नहीं चाहिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, आपको एनओसी चाहिए होगा। क्योंकि सऊदीया का एक रूल है कि फीमेल्स जो होती हैं वो डिपेंडेंट होती हैं या अपने घर वालों पे या अपने हस्बैंड पे। तो अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको अपने फादर से एनओसी बनवाना पड़ेगा, और अगर आप मैरिड हैं तो आपको अपने हस्बैंड से एनओसी जो है वो बनवाना पड़ेगा। एनओसी आपका बनेगा इजाज़तनामा, कि आपका जो हस्बैंड है या आपके जो फादर हैं वो आपको अलाउ करते हैं कि आप सऊदीया ट्रैवल कर सकती हैं जॉब के लिए या किसी भी काम के लिए। सो आपको चाहिए होगा एनओसी। ये एनओसी जो है आपको स्टैम्प पेपर पे बनवाना है, और इस एनओसी को आपने टेस्ट करवाना है सिविल जज से, फैमिली कोर्ट के सिविल जज से, जो कि आपके मुतलका थाने का सिविल जज हो या मजिस्ट्रेट हो फैमिली कोर्ट का, सिर्फ वो ये एनओसी आपको अटेस्ट करके देगा। वैसे तो इस एनओसी की कोई फीस नहीं होती, स्टाम्प की फीस होती है। 300 वाले स्टाम्प पे आप ये एनओसी जो है वो बनवा सकते हैं। 1000, 1500 या 2000 तक ये स्टाम्प पेपर जो है आपको स्टाम्प फरोश बना के दे देते हैं। इसकी अटेस्टेशन जब आप सिविल जज से करवाने जाते हैं तो वैसे तो इसकी कोई फीस नहीं होती, लेकिन 1000 रुपया इसकी फीस फिर भी जो है वो ली जाती है। अगर आपका कचहरी में कोई जान पहचान हो तो ये अटेस्टेशन सिविल जज से आप फ्री में करवा सकते हैं। सो अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको एनओसी चाहिए है। उसके बाद आ जाता है नेम चेंजिंग एफिडेविट। ये भी मसला बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स में आता है कि जो फीमेल मैरिड फीमेल्स जिनका शादी से पहले नाम कुछ और था, और शादी के बाद उनका एनओसी पर, सीएनआईसी पर और पासपोर्ट पर नाम जो है वो अब चेंज हो चुका है, उन कैंडिडेट्स को बड़ी दुश्वारी का जो है वो सामना फेस करना पड़ता है। सो ये उसका एक सोल्यूशन है, नेम चेंजिंग एफिडेविट। ये भी आपको जो है वो किसी स्टाम्प फरोश से इजीली आपको वो 1000, 1500, 2000 में बना के दे देगा। नेम चेंजिंग एफिडेविट जो, अब आपका नाम शादी के बाद चेंज हो गया है, उस पे वो नाम लिखा जाएगा और बताया जाएगा कि मेरा शादी से पहले नाम ये था और डिग्रीज पर ये है, और शादी के बाद जो है वो मेरा नाम अब चेंज होकर ये है। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये मोफा जब आप अटेस्टेशन के लिए जाएंगे तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको जो है वो रिक्वायरमेंट होगी। अब आपको चाहिए है एक रजिस्टर्ड कंसल्टेंट। रजिस्टर्ड कंसल्टेंट यानी कि जो सऊदी एम्बेसी की तरफ से पाकिस्तान में रजिस्टर्ड कंसल्टेंट अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, अब आपको पड़ेगी उनकी ज़रूरत। पहले ये रूल नहीं था, आप डायरेक्टली भी सऊदी कल्चर और सऊदी कौंसलेट से जो है वो डिग्रीज टेस्ट करवा सकते थे, लेकिन रिसेंटली सऊदी ने जो है ये रूल चेंज कर दिया है। अब सऊदी अरब आप सऊदी एम्बेसी या कौंसलेट अप्रोच कर सकते हैं सिर्फ एक रजिस्टर्ड कंसल्टेंट के थ्रू। और क्यों आपको रिक्वायर्ड होता है कल्चर और सऊदी अम्बेसी? क्योंकि उनकी जो है स्टैंपिंग आपकी डिग्रीज पर रिक्वायर्ड होती है। सो अब आप एक कंसल्टेंट हायर करेंगे जिसका फीस स्ट्रक्चर अगेन डिफरेंट है, 10,000 से 20,000 तक डिफरेंट कंसल्टेंट जो है वो डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर जो है वो ले रहे हैं। सो एक कंसल्टेंट हायर करने के बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आप उसको जमा कराएंगे, जिसमें आपकी टेस्ट हुई हुई डिग्रीज होंगी। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो एनओसी, नेम चेंजिंग एफिडेविट, आपका पासपोर्ट, आपका सीएनआईसी, आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप जो है वो कंसल्टेंट को जमा कराएंगे, और कंसल्टेंट आपके ये डॉक्यूमेंट सऊदी एम्बेसी और सऊदी कल्चर भेजेगा वीजा स्टैंपिंग के लिए। एक चीज़ और इसमें आपने ख्याल रखनी है कि सऊदी कल्चर इस पे वर्किंग करेगा आपकी डिग्री की वेरिफिकेशन से। डिग्री वेरिफिकेशन सऊदी एम्बेसी सिर्फ तब करेगा जब आपने डिग्री वेरिफिकेशन चालान जो है वो जमा कराया होगा। वो चालान आपको अपनी जो है वो यूनिवर्सिटी से मिलेगा, 500 उसकी फ़ीस होती है। वो फ़ीस जमा करवाने के बाद सऊदी कल्चर ईमेल करेगा आपकी जो है वो यूनिवर्सिटी के मुत्तलका डिपार्टमेंट को, जिसको वो आपकी डिटेल्स भेजेगा, और आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी वेरिफिकेशन करेगी। वेरिफिकेशन करने के बाद सऊदी कल्चर और सऊदी एम्बेसी आपकी डिग्रीज पे स्टैम्प करके आपके डॉक्यूमेंट्स वापस आपके कंसल्टेंट को भिजवा देगी। ये 3 से 4 दिन का प्रोसेस। पॉइंट अब आपका क्या है, आपने लेनी है मेडिकल की अपॉइंटमेंट। मेडिकल की जो अपॉइंटमेंट है वो वफद की जो है वेबसाइट, वहाँ से आप बुक करवाते हैं। मेडिकल अपॉइंटमेंट बुक करवाने का क्या प्रोसीजर है, कैसे बुक कराई जाती है, इस पे मैं एक और वीडियो बना के आपको दूंगा, सो वो भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। सो अब आपने क्या कराना है, आपने लेनी है मेडिकल की अपॉइंटमेंट जिसकी फीस है $10। $10 आप ऑनलाइन पे करेंगे अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से। सो आपकी मेडिकल की अपॉइंटमेंट जो है वो
आपको मिल जाएगी। सो जिस दिन की अपॉइंटमेंट होगी नेक्स्ट आप उस दिन पे मुतलका हॉस्पिटल या क्लिनिक या लैब जो भी आपको अलॉट हुआ होगा वहाँ आप जाएंगे अपने मेडिकल के लिए। मेडिकल की अगेन फीस स्ट्रक्चर चेंज है, 10,000 से लेके 20,000 के दरमियान जो है वो मेडिकल का फीस स्ट्रक्चर है, और डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आपको चाहिए है और कौन से हॉस्पिटल से जो है वो आप मेडिकल करवा रहे हैं। सो अगर आप अर्जेंट करवाते हैं तो सेम डे में भी आपको उसकी रिपोर्ट मिल जाती है, वरना 2 से 3 दिन में आपको मेडिकल की जो है वो रिपोर्ट मिल जाती है। सो आप अपॉइंटमेंट बुक करवाएँगे, उसके बाद सेकंड पॉइंट आपका है मेडिकल की रिपोर्ट। मेडिकल की रिपोर्ट को आपने ई नंबर जो आपको अलॉट हुआ होगा, उस ई नंबर से आपने उस रिपोर्ट को जो है वो लिंक करना है। उससे क्या होगा कि आपकी वो जो मेडिकल रिपोर्ट होगी वो ऑनलाइन भी अब आप ले सकते हैं, ऑनलाइन भी जो है वो अब आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो मेडिकल की रिपोर्ट मिलने के बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने करानी है जेरिस की अपॉइंटमेंट, जिसको ताशीर का ऑफिस भी कहा जाता था, लेकिन अब जो है वो कंपनी चेंज हो गई है। जो नई कंपनी है उनका नाम है जेरिस। सो आप जेरिस की अपॉइंटमेंट बुक कराएंगे, उस पर भी एक वीडियो मैं आपको बना के दूंगा कि अपॉइंटमेंट कैसे बुक कराते हैं। सो जेरिस की अपॉइंटमेंट बुक कराएंगे, जिस डेट की आपकी अपॉइंटमेंट होगी आप जेरिस जाएंगे अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर, वहां पे होगा आपका बायोमेट्रिक, की फीस होगी 1800। अब ये 2-3 चीज़ें आप दोबारा से देख लें। मेडिकल अपॉइंटमेंट की फीस है $10। मेडिकल जो आपका होता है उस मेडिकल की फीस 10,000 से 20,000 के दरमियान है। उसके बाद आप जेरिस अपॉइंटमेंट करवाते हैं, वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक होता है जिसकी फीस है 1800। अब आपका जेरिस से ताशीर से यानी कि बायोमेट्रिक हो गया। बायोमेट्रिक लेकर अब आपने करवाना है अपना प्रोटेक्टर। ये भी सऊदीया ने एक नया रूल पास किया है कि जो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो, कोई एम्प्लॉयर कोई कंपनी सऊदीया की एम्प्लॉय को हायर करती है, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट उसका प्रोटेक्टर करती है जो कि होता है आपके पासपोर्ट पे। 1000 उसकी फीस होती है। आपके प्रोटेक्टर पे एक स्टिकर लगा के दिया जाता है कि अगर आपके साथ सऊदीया में कंपनी की तरफ से कोई मसला परेशानी पेश आएगी तो इस प्रोटेक्टर के थ्रू गवर्नमेंट जो है वो उसके ऊपर मुतलका जो भी एक्शन का क्राइटेरिया होगा वो लिया जाएगा। आप करवाएंगे प्रोटेक्टर, और प्रोटेक्टर के बाद आखिरी काम आपने क्या करना है, वीज़ा स्टैंपिंग। आपने अपने मुतलका एजेंट जो आपने कंसल्टेंट हायर किया होगा, उस कंसल्टेंट को आप देंगे अपना पासपोर्ट, और वो आपका पासपोर्ट जो है वो जमा कराएगा वीज़ा स्टैंपिंग के लिए, जो कि 2 से 3 दिन का प्रोसेस है। 2 से 3 दिन में ऑनलाइन शो हो जाता है कि आपका जो है वो वीज़ा लग चुका है। अब वीज़ा लगने में भी जो है वो क्राइटेरिया थोड़ा-सा चेंज हुआ है। पहले वीज़ा स्टैम्प किया जाता था बाकायदा पासपोर्ट पे, अब पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैम्प नहीं किया जाता, आपको ई-वीज़ा जो है वो अलॉट हो जाता है, जो कि आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन अभी भी वीज़ा स्टैंपिंग इसको कहा जाता है। कंसल्टेंट को आप डॉक्यूमेंट देंगे अपना पासपोर्ट, 2 से 3 दिन में आपका वीज़ा जो है वो ऑनलाइन शो हो जाएगा। ये है आपकी वीज़ा स्टैंपिंग। अब मेडिकल के बारे में मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो मेडिकल की आपकी रिपोर्ट आई होगी वो 90 डेज तक जो है वो एक्सेप्टेबल होगी। 90 डेज के बाद आपका मेडिकल एक्सपायर हो जाएगा। यानी कि जो रिपोर्ट आपको मिल चुकी है उस रिपोर्ट से लेके टिकट बुकिंग तक आपके पास सिर्फ 90 डेज हैं। 90 डेज में ही आपने ये काम कंप्लीट करना है, वरना आपका मेडिकल एक्सपायर हो जाएगा। ऑनलाइन आप अपना वीज़ा भी जो है डाउनलोड कर चुके हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने कराना है टिकट बुक। टिकट बुकिंग के बारे में भी आपको मैं बता दूं कि टिकट आप ऑनलाइन खुद भी बुक कर सकते हैं, और आप अपने एजेंट के थ्रू, जो टिकटिंग एजेंट होते हैं उनके थ्रू भी आप जो है वो बुक कर सकते हैं। 11th पॉइंट मैंने आपकी आसानी के लिए बनाया है ताकि एक ओवरऑल रिव्यू आपको दे दूं कि इस सारे प्रोसेस में कितनी कॉस्ट आपको रिक्वायर्ड होगी और कितना टाइम स्पैन जो है इस पे लगेगा। इस सारे प्रोसेस को अगर आप अर्जेंट बेसिस पर करते हैं तो तकरीबन 1 लाख इस पे आपकी कॉस्ट आएगी, और 2 मंथ्स का टाइम स्पैन फिर भी इस पे रिक्वायर्ड होगा। यहीं पे करते हैं आज की वीडियो को एंड। होपफुली आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को कर लें लाइक। मिलेंगे एक नई वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।